Good morning, everyone. Now, today I am taking the chapter that is Design of Spring, chapter number 7, Design of Springs. Okay, in this chapter, we are going to design the springs, means the diameter, the wire diameter of the spring, the total coil diameter, the load acting on the spring, the deflection because of the load. All these calculations we are going to do in the numericals. Okay, now what are the springs? You are already aware with the part. This is very familiar, the oldest one from the mechanical engineering, the springs. ओके तुमने पहले भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहेगा स्प्रिंग एंड इन डे टू डे लाइफ वी यूज़ द डिफरेंट फॉर्म्स द डिफरेंट साइजेस ऑफ springs for different purposes. Okay, so what is the spring? It is an elastic body whose primary function is to deflect or distort under the application of load, and when the load is removed the spring restores its original shape. Okay, now what is spring? It is an elastic member which offers a resisting force to externally applied load, causing change in its shape and size, and it can regain its original shape and size after externally applied load is removed. ठीक है, ऐसा ही होता है ना स्प्रिंग्स में. ठीक है, स्प्रिंग्स एग्जिबिट्स द इलास्टिक प्रॉपर्टी. इट इज़ एन इलास्टिक मेंबर. ओके, नाउ देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ स्प्रिंग्स एंड बेस्ड ऑफ द फंक्शन उसके साथ में ही एप्लीकेशंस, उसकी एग्जाम्पल जो है वो आगे लिस्ट आउट की हुई है. ओके, ठीक है. सो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन? टू कुशन एब्जॉर्ब और कंट्रोल द एनर्जी ड्यू टू शॉक और एब्जॉर्प्शन. ओके, लाइक जो सस्पेंशन सिस्टम होता है कार वगैरह में, वहाँ पे स्प्रिंग का यही काम है, टू कुशन, टू एब्जॉर्ब द शॉक, टू अप्लाई द फोर्सेज, लाइक इन द ब्रेक्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल और क्लच. ठीक है, अभी तुमने क्लच या ब्रेक सीखा नहीं है. इट विल कम, दैट्स द टॉपिक विल कम इन द नेक्स्ट सेम, बट वी कैन अप्लाई द फोर्स विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, तुमने मॉडल्स वगैरह देखे रहेंगे इसके लिए. वी कैन मेजर द फोर्स लाइक स्प्रिंग बैलेंसेस. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंसिंग मशीन में भी स्प्रिंग होता है विच कैन मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स टू स्टोर द एनर्जी, लाइक इन वॉचेस एंड टॉयज़. तुम लोग ने देखा है जो टॉयज़ होते हैं, कीज, जो की से जो टॉयज़ चलते हैं, ठीक है, उसमें वो की रोटेट करने पे क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. फिर वही एनर्जी रिलीज़ हो जाती है जब तुम उसको रोटेट करना छोड़ देते हैं. ठीक है, तो वही एनर्जी रिलीज़ होती है और उसकी वजह से टॉय चलता है. सो इन सच टाइप ऑफ टॉयज़ द स्प्रिंग स्टोर्स द एनर्जी and releases after removing the force, the axial force. Okay, to control the motion by maintaining contact between two elements, to change vibration characteristics of a member, to provide clamping force like in jigs and fixtures. ठीक है, तुमने वॉइसेस वगैरह में देखा रहेगा ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स लाइक हेलिकल स्प्रिंग्स, स्पिरल, लीफ स्प्रिंग, बेलिवल एंड वॉल्यूट. विल सी वन बाय वन इन डिटेल एंड विद ड्राइंग. ओके, सो वेरी फर्स्ट कैटेगरी, और जो तुमको डिज़ाइन भी करना है वो यही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी का डिज़ाइन करना है, एंड दैट इज़ हेलिकल स्प्रिंग्स. नो वॉट इज़ हेलिकल स्प्रिंग? सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तुमको देखने को मिलती है इन डे टू डे लाइफ, दैट इज़ हेलिकल स्प्रिंग. ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग जो है क्या रहता है कि एक वायर है, इट इज़ बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स. ठीक है, लाइक अपनी सिंपली जो पेन रहता है, प्रेस वाला पेन रहता है, उसके अंदर जो भी स्प्रिंग रहता है वो भी हेलिकल स्प्रिंग होता है. ठीक है, नाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग वायर मे बी सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ टाइप ऑफ लोड एक्टिंग एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड. ओके, जो मेनली जो तुम देखते हैं वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही होता है एक वायर. ठीक है, नाउ हेलिकल स्प्रिंग्स जो है इट इज़ डिवाइडेड into two subdivisions, and these divisions are made based on the axial load. axial load जो है वो किस तरह का बेयर करने जा रही है स्प्रिंग, whether it is in tensile in nature or compressive in nature, like shown in the डायग्राम में दिखाया हुआ है. टेंसाइल नेचर वाला जो है वो दूसरा वाला डायग्राम है, एंड कॉम्प्रेशन, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का पहला वाला डायग्राम है. ठीक है, सो लोड एक्ट करने की वजह से स्प्रिंग अगर कॉम्प्रेस हो रहा है तो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, और बिकॉज ऑफ लोडिंग इफ इट इज़ एक्सटेंडिंग, ठीक है, देन इट इज़ हेलिकल टेंशन स्प्रिंग. ओके, सो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग इट इज़ यूज्ड टू विथस्टैंड एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड. Okay, now application
ये इसमें जो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग्स में ऑलरेडी जो हेलिक्स रहेंगे, दो कॉइल्स रहेंगे, दे विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज आफ्टर लोडिंग इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ओके ना, उसके एप्लीकेशंस वहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए, क्लचेस, ब्रेक्स, वॉल्व मैकेनिज्म. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हेलिकल टेंशन स्प्रिंग. हेलिकल टेंशन स्प्रिंग यू कैन सी इन द डायग्राम. हेलिकल टेंशन springs में the coils are close to each other because when it will come under loading, under tensile loading, it will move away from each other. It is used to withstand an axial tensile load. Okay. Now in this the coils are held close to each other, hence here hooks are provided at the ends of the spring for applying loads. Now here we need the hooks. और compression spring में क्या चाहिए था? हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में सीट्स रहती है इन विच द स्प्रिंग फिट्स. ओके. सो उसके बाद में जब लोड आता है फ्रॉम द अदर पार्ट से तो उसकी वजह से वो कॉम्प्रेस होती है ना. इसके एप्लीकेशन टेंसाइल स्प्रिंग, हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग के, टेंशन स्प्रिंग के एप्लीकेशंस वहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए. now depending upon the now again we are going to we are going to classify the helical springs based on the value of helix angle. Helical springs are classified as closed coil helix angle and open coil helix angle. You can see the diagrams of the closed coil and open coil. ठीक है. क्या difference दिख रहा है तुम लोगों को? The helix angle. Helix angle, if the helix angle is less than 10 degree then it is called closed coil helical springs. You can see the helix angle जो इसका value बहुत कम है, so it is looking like the coils are perpendicular to the axis of the axis of the spring. ठीक है. इतना कम है कि वो जो coils है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि axis के perpendicular है. And in open coil helical spring the helix angle is greater than 10 degree, so we can see the inclination of the coils. Okay. So ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बताया है. ठीक है. नाउ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स जो there is very small gap between the two adjacent coils, whereas in open coil helical spring the gap is more between the two adjacent coils. Now the next category is the conical and volute springs. ठीक है. ये सेकेंड वाला पढ़ने के पहले हमने जो फर्स्ट कैटेगरी सीखी है दैट इज़ हेलिकल स्प्रिंग्स, उसकी 4 कैटेगरीज देखी है हम लोगों ने. हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, closed coil helical spring and open coil helical spring. Now we'll see the conical and volute spring. Okay. In conical or as well as volute spring the coils are arranged in the shape of frustum of a cone. We can see that more properly in the diagram. You can see the conical spring and the volute spring. ठीक है. The coils are arranged like in the frame, like in the frame of the फ्रस्टम ऑफ अ कोन. यू कैन सी दैट. ऊपर का जो कॉइल है उसका साइज़ कम है एंड एज इट यू विल गो डाउन देखिए साइज़ बढ़ते जा रहा है इन कोनिकल एज वेल एज इन वॉल्यूट. ठीक है. The conical spring is wound with a uniform pitch whereas volute spring is wound in the form of parabolic shape with uniform pitch and lead angle. Both springs may be either partially or completely telescoping. In both cases number of active coils gradually decreases which results in an increasing spring rate. ठीक है. जहाँ पे इंक्रीजिंग स्प्रिंग रेट रिक्वायर्ड रहता है हमको, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्प्रिंग रेट भी बढ़ना चाहिए, तो at that time we use the conical spring और volute spring. Now next is the torsional spring. ठीक है. अगेन इसका डायग्राम देख लो तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. ये भी तुम लोगों ने वॉचेस में या तो फिर डोर हिंजेस एंड इन टॉयज़ में देखा रहेगा ये. ठीक है. यू कैन सी ये जो स्पिरल, ये इसकी 2 कैटेगरीज है टॉर्शनल स्प्रिंग की. वन इज स्पिरल टॉर्शनल स्प्रिंग एंड सेकेंड वन इज द हेलिकल टॉर्शनल स्प्रिंग. ओके. स्पिरल एंड हेलिकल जो उन दोनों का कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस वहाँ पे तुमको विजिबल है. ठीक है. इन टॉर्शनल स्प्रिंग्स द लोड इज अप्लाइड. इसका मेन डिफरेंस क्या होता है फ्रॉम द हेलिकल स्प्रिंग्स? द लोड इज अप्लाइड टेंजेंशियली. ठीक है. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय वाउंडिंग अ वायर लाइक compression spring where load is applied tangentially. Okay. In torsional spring the load is applied tangentially.
ठीक है. Now spiral torsional spring, it is made of a flat spring which is wound in the form of the spiral and loaded in the torsion. Okay, like in mechanical watches and clocks. Okay, now in helical torsional spring, it is manufactured by wounding a wire like compression spring where load is applied tangential. मतलब स्प्रिंग बना हेलिकल कॉम्प्रेशन जैसा ही, बट द लोड विल एक्ट टेंजेंशियली ऑन इट. Okay, and this is the form of the torsional spring. Now next category is the leaf spring. ठीक है, लीफ स्प्रिंग ये तुम लोगों ने डायग्राम, अगर मैं इसको यहाँ पे तुमको जूम करके बताती हूँ डायग्राम, ठीक है, तुम लोगों ने ये डायग्राम तकरीबन हर एक ऑटोमोबाइल के लिए देखा रहेगा, बिकॉज मेनली द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर जनरली मेड ऑफ द लीफ स्प्रिंग. ऑटो रिक्शा हो, ट्रक्स हो, डंपर है, ठीक है, मेनली द सस्पेंशन सिस्टम इज मेड ऑफ द लीफ स्प्रिंग. ठीक है, आगे तुम लोग सब्जेक्ट में, ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में ये प्रैक्टिकली तुम देखने वाले भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है. यू कैन सी द मेटल स्ट्रिप्स. ठीक है, ये क्या है, लीफ जो है ना, दीज आर मेटल स्ट्रिप्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर. ओके, ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा लेंथ वाली मास्टर लीफ है, और जैसे जैसे ग्रेजुअली यू विल गो डाउन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द strips, metal strips are reducing. Now these are all are holded together with the help of the bolts and clips. Okay, clips and bolts की मदद से उसको एक साथ होल्ड किया हुआ है. and when this assembly is ready, it acts as a spring. Okay, it acts as a spring. Now these are mainly used to damp out the vibrations and the shocks, and that is the main function of the suspension system. Okay, so a leaf spring has semi-elliptical form. It consists of number of leaves held together by means of clamps and bolts. जो मैंने तुमको अभी बताई वही वहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, इसका एप्लीकेशन जो है लीफ स्प्रिंग का ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर इन रेलवेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बेलीवेल स्प्रिंग. बेलीवेल स्प्रिंग्स यू कैन सी इन द डायग्राम. बेलीवेल स्प्रिंग्स जो है, यहाँ पे जो डिस्क है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने हुए डिस्क है, एंड दैट दोज डिस्क आर केप्ट लाइक दिस. इस तरह से उसको रखा हुआ है कि इट इज़ मेकिंग द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग. बेलीवेल स्प्रिंग जहाँ पे हमको ज़्यादा स्टिफनेस रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा स्टिफनेस रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर वी यूज़ द बेलीवेल स्प्रिंग्स. ओके, बिकॉज यहाँ पे लोड टू डिफ्लेक्शन का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है, now you can see the explanation. Bevel spring consists of several annular discs of conical shape. Desired load deflection characteristics can be obtained by using these multiple numbers of conical discs. and इसका application लिखा हुआ है कि it is used where the high capacity compression springs must fit into small spaces. ठीक है, because देखो मटेरियल जो है वो डिस्क किस मटेरियल से बनानी है वो तुम्हारे हाथ में है. ठीक है, और उसकी और कितने डिस्क प्लेस करना है और उनके लिए कितना साइज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन होती है. सो वेयर द हाई कैपेसिटी कॉम्प्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वहाँ पे वी यूज़ द बेलीवेल स्प्रिंग्स. Okay, now next topic is the terms used in helical spring. Now terms are important because your formulas calculation are based on all these terms, because the alphabets which you are going to use for solving the numericals, ये सब यहीं पर कवर होता है. तुमने अभी तक के दूसरे चैप्टर्स में भी यही देखा हुआ है. ठीक है, now first number 1 is the solid height or solid length of the spring. now देखो यहाँ पे नीचे जो है वो 3 डायग्राम दिए हुए. ठीक है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वहाँ पे क्या लिखा है, फ्री और अनलोडेड कंडीशन. मतलब स्प्रिंग की वो कंडीशन जहाँ पर स्प्रिंग पर कोई भी लोड नहीं है. अज्यूम करो कि हम एक कॉम्प्रेशन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग देख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट लोडेड कंडीशन, जब वहाँ पे कुछ लोड एक्ट करता है द स्प्रिंग गेट कॉम्प्रेस्ड. ओके, नाउ द लास्ट केस इज फुल्ली लोडेड. फुल्ली लोडेड मतलब इतना लोड एक्ट किया है कि द कॉइल्स आर स्टिक्ड, द कॉइल्स स्टिक विद ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए कॉइल्स. ठीक है, इट इज़ फुल्ली कॉम्प्रेस्ड. अब इससे ज़्यादा कॉम्प्रेशन पॉसिबल नहीं है, द स्प्रिंग इज फुल्ली कॉम्प्रेस्ड. सो इन ऑल दीज 3 कंडीशंस, when the spring is free unloaded, at that time the length of the spring is called the free length, and that is represented by LF. LF से हम लोग उसको लिखते हैं. Okay, and see the last one. In last one it is completely compressed. In this case the length of the spring is called the solid length. ठीक है, द स्प्रिंग एक्ट्स एज अ सॉलिड बॉडी. सॉलिड बॉडी जैसी हो गई है ना वो, अभी और आगे कॉम्प्रेशन पॉसिबल नहीं है उसमें. ठीक है, सो इस टाइम पर जो लेंथ है स्प्रिंग का दैट इज
सॉलिड लेंथ। ओके, यही तुम लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी है, सॉलिड लेंथ एंड फ्री लेंथ। द सॉलिड लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, जिस वायर से स्प्रिंग बनाया हुआ है उस वायर का जो डायमीटर, उसके लिए वी यूज द अल्फाबेट स्मॉल लेटर डी। ओके, n dash is total number of coils. Okay, you concentrate on the formula. N dash is total number of coils and small letter d is the diameter of the spring wire. So ls का formula बन गया n dash into d. The solid length of the spring is ls. Okay, you should write with me. जब मैं ये explanation तुम सुन रहे हो और देख रहे हो तो तुमको साथ में ये लिस्ट आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फ्री लेंथ LF। LF के लिए फॉर्मूला क्या है? नाउ व्हाट इज फ्री लेंथ? फ्री लेंथ इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग इज इन फ्री और अनलोडेड कंडीशन। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यू कैन सी इन द थर्ड डायग्राम द व्हाट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, LF माइनस LS जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, एंड प्लस द क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। एडजेसेंट कॉइल्स के बीच का जितना क्लियरेंस रहता है वो भी ऐड करना पड़ता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्री लेंथ? LF इज इक्वल टू n डैश इंटू डी प्लस sigma delta max plus 0.15 into delta max, where delta max is the maximum deflection. Okay, maximum deflection, maximum compression of the spring. Now next third terminology is spring index. Now what is spring index? It is the ratio of mean diameter of the spring coil to the diameter of the spring wire. You can see the spring index is represented by the capital letter C. आगे मैंने ये सारे formulas list out किए, फिर भी तुम अभी मेरे साथ लिखते चलोगे तो it will be better for you for better understanding. Okay, so capital letter C is capital letter D divided by small letter d. So capital letter D क्या है? पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉइल का डायमीटर कैपिटल लेटर डी है, और स्प्रिंग जिस वायर से बनी हुई इस वायर का डायमीटर स्मॉल लेटर डी है। ओके, नाउ द स्प्रिंग इंडेक्स का वैल्यू लाइज बिटवीन 5 to 10. Now next is stiffness. Don't get confused with index and stiffness. Spring rate और spring stiffness जो है वो क्या होता है? It is load, इसका definition है load applied per unit deflection of spring. Okay, so S के लिए formula बन गया W upon डिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना भी डिफ्लेक्शन मेंशन किया है न्यूमेरिकल में वो। ठीक है, नाउ डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड इन मिलीमीटर एंड लोड इज मेजर्ड इन न्यूटन। सो एस के लिए यूनिट बन गई न्यूटन पर मिलीमीटर। ओके, देखो तुम सी का कोई यूनिट नहीं था, डी अपॉन डी, बिकॉज डी और डी दोनों मिलीमीटर में थे तो यूनिट्स गेट्स कैंसल। ठीक है, तो स्प्रिंग इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ अ प्योर नंबर, एंड स्टिफनेस जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज द पिच। ठीक है, तुम लोगों ने पावर स्क्रू में पिच सीखा, तुम लोगों ने ये सब्जेक्ट के पहले गियर्स में पिच सीखा है, फिर तुम लोगों ने स्क्रू थ्रेडेड स्क्रू जॉइंट्स में पिच सीखा, और फिर से यहाँ पे कॉइल में फिर से पिच आया। द डेफिनेशन रिमेन सेम, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल्स इन अनकॉम्प्रेस्ड स्टेट। ठीक है, ये एक बढ़ गया यहाँ पे इन अनकॉम्प्रेस्ड स्टेट, बिकॉज स्प्रिंग जो रहता है वो कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन होता है उसमें। सो अनकॉम्प्रेस्ड स्टेट में मतलब फ्री जब होती है वो अनलोडेड होती है, उस टाइम पे जो एक्सियल डिस्टेंस है बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉइल्स दैट इज कॉल्ड द पिच। एंड द फॉर्मूला फॉर द पिच मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बता दिया है, फ्री लेंथ LF डिवाइड बाय n डैश माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच ऑफ द स्प्रिंग। Okay, now next is the material with specification used for spring. Now here I have list मतलब बुक का ही इमेज है ये। the various materials, तुमको ये नाम याद रखना है, various materials used for springs: plain carbon steel having carbon 0.7 to 1%, medium carbon alloy steel, non-ferrous spring materials such as phosphor, bronze, brass, nickel alloys and beryllium, copper. Now some spring steels, specially spring steels के कुछ नाम दिए हुए: patented and cold drawn steel wires of grade 1, 2, 3, 4, oil hardened and tempered spring steel wires, chromium and silicone alloying की जो
स्प्रिंग स्टील्स है, उसके आगे वहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल, ठीक है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन यू ऑल्सो कैन इमेजिन हाई रेजिलायंस, रेजिलायंस मतलब टू स्टोर द एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के बाद में टू रिगेन द ओरिजिनल शेप, दैट प्रॉपर्टी इज द रेजिलायंस वेरी क्लोजर टू द इलास्टिसिटी। ना हाई डक्टाइल, हाई डक्टाइल इसलिए बिकॉज उसका जो शेप होता है स्प्रिंग का, टू मेंटेन सच शेप द मटेरियल शुड बी हाईली डक्टाइल, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो ब्रिटल रहेगा, उसकी डक्टिलिटी कम होगी, तो इट में ब्रेक अंडर वर्किंग कंडीशन और इवन एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में भी इट में फेल। हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ, हाई फटीग स्ट्रेंथ एंड नॉन करोजिव, ठीक है। दीज आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल। नाउ हियर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी यहाँ पे नीचे कुछ बताए हुए, ठीक है। जनरली जो हॉट या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हो सकता है कोई भी, ठीक है। ड्यूरिंग वाइंडिंग अनवांटेड रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेशल शेप देना होता है ना इसका, सो दैट शेप इज वाइंडिंग, मतलब हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग और टेंशन स्प्रिंग है, तो वी हैव टू मेक द स्प्रिंग बाय वाइंडिंग प्रोसेस, ओके। वेरेज अभी अगर लीफ स्प्रिंग है तो उसके अंदर मेटल स्ट्रिप्स जो है वो प्रेस्ड वर्क से भी बनी हो सकती है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन the manufacturing process will be selected. Now next is the types of ends for helical compression spring, very important and interesting topic और छोटा सा थियरी टॉपिक है, ठीक है। जो स्प्रिंग के एंड्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, इवन आफ्टर सीइंग ऑल दिस डायग्राम तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरीज है ऑफ द स्प्रिंग एंड्स, ठीक है। स्प्रिंग मैन्युफैक्चर होने के बाद जो स्प्रिंग का एंड होता है, तुम लोग देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी है प्लेन एंड, मतलब जैसा एंड बना आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही उसको छोड़ दिया, आगे उस पर कोई प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड, ठीक है। प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम ए एंड बी, ये दोनों में कंपेयर करो कि तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट कॉइल एंड लास्ट कॉइल है, जो एंड्स है स्प्रिंग का, उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस करके उसको प्लेन किया है, ताकि ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन जो रहेगा स्प्रिंग का वो पैरेलल हो जाएगा विद ईच अदर, ओके। एंड ये जो एंड्स है, ठीक है, यू कैन सी वो जो प्लेन हो गई लाइन, दैट लाइन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग। सो प्लेन एंड ग्राउंडेड में क्या किया है, सिर्फ जो पहले वाले प्लेन एंड्स थे जो ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिए गए थे, उसको ग्राइंडिंग करके उसको प्लेन किया है। सो नाउ द अपर एंड एंड द लोअर एंड्स की जो लाइंस है, जो सरफेसेस है, इट इज़ पैरेलल विद ईच अदर। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग एंड करने के, हम ग्राइंडिंग करने से क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है। जो कॉम्प्रेशन स्प्रिंग्स होती है जनरली सिट्स इन द सीट, उसको सीटिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, वो सीटिंग में फिट होती है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने क्लच का प्रैक्टिकल नहीं किया है, नहीं तो तुमको क्लच में तुम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जितनी कॉइल स्प्रिंग्स रहती है वो क्लच में उसके लिए सीटिंग रहती है, वो सीटिंग के अंदर वो फिट होती है, ठीक है। नाउ जब व्हेन द लोड कम्स ऑन इट, ठीक है, इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, उसकी वजह से कॉम्प्रेस होती है, और लोड रिमूव किया तो फिर से वो एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो अगर ग्राउंडेड एंड्स रहेंगे तो इट विल सीट प्रॉपरली इनटू द सीटिंग, ठीक है, वो प्रॉपरली सीट होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द स्क्वायर्ड एंड्स, ठीक है। अभी स्क्वायर्ड एंड्स में क्या किया है, देखो स्क्वायर एंड में क्या किया है। नाउ कंपेयर द डायग्राम ए एंड सी। ए प्लेन एंड था, जैसा मैन्युफैक्चरिंग हुई इसके बाद जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, एंड सी स्क्वायर्ड एंड क्या किया, इसके अंदर ग्राइंडिंग नहीं की है, बल्कि एंड्स को प्रेस करके इतना उसको प्रेस किया है कि ना अगेन द ऊपर वाला एंड एंड नीचे वाला एंड जो इसकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो गई है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल हो गई है स्क्वायर्ड एंड में, ठीक है। सो फर्स्ट ए डायग्राम और सी डायग्राम के डिफरेंस तुमको डायग्राम को देखोगे एक साथ तो समझ में आ जाएगा। मतलब स्क्वायर्ड एंड में क्या करते हैं कि अपर एंड एंड लोअर एंड जो रहेगा कॉइल का, ठीक है, उसको प्रेस करते हैं, इतना प्रेस करते हैं कि इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर्ड एंड्स, ठीक है। नाउ द लास्ट कैटेगरी, अगेन ये स्क्वायर्ड एंड का भी यही बेनिफिट रहेगा कि व्हेन इट विल सीट इन द वर्किंग कंडीशन, जब इसको असेंबल किया जाएगा तो इट विल सीट प्रॉपरली इनटू द सीट, ठीक है, एंड ऑल द coils will properly bear the loads, ओके। हाँ, इसके अंदर जो प्रॉपरली सीट होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो ऊपर का एंड एंड लोअर एंड है, दीज टू जो कॉइल्स रहते हैं, अपर कॉइल एंड लोअर कॉइल, दीज बिकम इनएक्टिव, बिकॉज ये जो रहता है इनका काम क्या रहता है, मेनली फिट इनटू द सीट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। उस सीट में उसको अच्छे से बैठना है, फिर उसके बाद वो दोनों को छोड़ के जो बीच के कॉइल्स रहते हैं, दे बिकम द एक्टिव कॉइल्स, दे बेयर द लोड, ओके। सो ये हो गया स्क्वायर्ड एंड। नाउ लास्ट वाला, चौथा वाला जो है वो क्या है, स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड एंड्स, ठीक है। देखो तुमको अभी स्क्वायर्ड एंड भी समझ में आ गया है एंड डायग्राम बी से तुमको ग्राउंडेड एंड्स भी समझ में आया। नाउ स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड में क्या किया है, प्रेस भी किया है और उसको ग्राइंडिंग करके उसको प्लेन भी किया है, इतना प्लेन किया है कि जो कॉइल्स है उसकी जो ऊपर की लाइंस और नीचे की लाइन है वो एग्जैक्टली पैरेलल हो गई है, ठीक है। सी द डायग्राम्स एंड कंपेयर द डायग्राम्स विद ईच अदर, ठीक है। यू कैन इमेजिन, यू कैन कम टू नो विद द एडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज, ऐसा स्पेशली क्यों ये एंड्स को दिए गए हैं वो उसका तुम इमेजिन कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस, ओके। जो फर्स्ट प्लेन एंड्स एंड हाँ, इसका मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम यहीं पर यहाँ पर वो ही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ देखो एक्टिव टर्न्स और इनएक्टिव टर्न्स क्या होते हैं। इनएक्टिव टर्न्स मतलब वो टर्न्स अपर एंड लोअर, वो टर्न्स जो अपर एंड लोअर वो कॉइल, द पोर्शन ऑफ द कॉइल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सीट एंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन स्प्रिंग एक्शन इज सेड टू बी इनएक्टिव, ओके। सो द टर्न्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड द इनएक्टिव टर्न्स एंड इट मे बी फ्रॉम 0 और 2, ठीक है। 0 हो सकते हैं या तो 2 हो सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी नीचे टेबल दिया हुआ है। एक्टिव टर्न्स क्या है, इनएक्टिव टर्न्स छोड़ के जो बाकी के कॉइल्स रह गए विच कंट्रीब्यूट इन स्प्रिंगी एक्शन देता है, जो लोड बेयर करते हैं, ठीक है, वो एक्टिव टर्न्स होते हैं। ना यहाँ पे नीचे टेबल में बताया देखो, प्लेन एंड्स एंड प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स, प्लेन एंड्स एंड प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स मतलब डायग्राम ए एंड बी, इसमें जितने भी कॉइल्स होते हैं ऑल द कॉइल्स आर एक्टिव कॉइल्स, ये सबके सब एक्टिव कॉइल्स होते हैं, ठीक है। नाउ स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड्स, इसके अंदर जो ऊपर और नीचे के जो 2 कॉइल्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों इनएक्टिव रहते हैं, दे ओनली सिट इन द प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एंड दे डोंट कॉन्ट्रीब्यूट इन द स्प्रिंगी एक्शन, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि सीटिंग प्रॉपर होता है बट वो जो 2 कॉइल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं कि प्लेन एंड्स में देखो एन डैश जो है वो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं एंड ओनली एन, स्मॉल लेटर एन जो है ये हम लोग एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड्स अगर रहेगा तो जितने टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं वो टोटल एक्टिव होते हैं, बट इन स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड एंड्स में ये जो 2 कॉइल्स कम हो जाते हैं एक्टिव के, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो है एन डैश बिकम्स n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स और कॉइल्स। ये भी तुमको न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे लगेगा, ठीक है, तो इसको भी लिख के रखो। नाउ नेक्स्ट इज वेल्स करेक्शन फैक्टर। नाउ वेल्स करेक्शन फैक्टर क्या होता है, देखो अभी मैंने इसके आगे के फॉर्मूलेज नहीं लिखाए है, इसके लिए हो सकता है थोड़ा समझने के लिए डिफ़िकल्टी हो, बट मैं तुमको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो जो कॉइल्स डिज़ाइन होते हैं दे आर डिज़ाइन फॉर द डिफरेंट स्ट्रेसेस, ओके। उसके अंदर एक रहता है τ1 द स्ट्रेस, द टॉर्शनल shear stress, τ1 is torsional shear stress, okay, and τ2 is stress, τ2 is the direct shear stress, τ1 is torsional shear stress and τ2 is direct shear stress due to axial load कैपिटल लेटर W, ठीक है। ये 2 लोड्स के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बट जब मैन्युफैक्चर होता है व्हेन द कॉइल्स आर मेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त व्हेन इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ द हेलिकल कॉइल, द कर्वेचर ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज द स्ट्रेस ऑन इनर साइड ऑफ द स्प्रिंग एंड एट द सेम टाइम द कर्वेचर ऑफ कॉइल डिक्रीजेज
स्ट्रेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग्स जो है वो हेलिकल स्प्रिंग जो है वो कॉइल वायर को वाइंड करके एक हेलिक्स का फॉर्म देकर बनी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इनर सरफेसेस होती है ऑफ द कॉइल, ठीक है, दे आर अंडर मोर स्ट्रेस, ठीक है, और आउटर सरफेसेस जो रहती है वो उसके कंपैरिजन में उसके अपोजिट नेचर के स्ट्रेस में होती है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन नेचर एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस, एक कॉइल पर एक ही वक्त एक अलग अलग टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। यू कैन इमेजिन विद एज द बेंडिंग स्ट्रेस, because bending stress is the combination of the compression and the tension stresses, tensile stresses। तो ये जो stress है, this is stress because of the curvature of the coil। ये जो एडिशनल स्ट्रेस उसमें इंड्यूस हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग की शेप, उसकी फॉर्म, उसकी डिज़ाइन की वजह से ये स्ट्रेस है। दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द कॉइल। ओके, सो व्हेन वी कंसीडर द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द कॉइल, उस टाइम हम जब टाउ के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे हम वेल्स स्ट्रेस फैक्टर यूज़ करेंगे, वेल्स करेक्शन फैक्टर, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर के। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल लेटर के, वेल्स करेक्शन फैक्टर और वेल्स स्ट्रेस फैक्टर, और उसका फॉर्मूला है 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C, वेर C इज द स्प्रिंग इंडेक्स। इसके पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी में स्प्रिंग इंडेक्स देख चुके हैं। स्प्रिंग इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ कैपिटल लेटर D टू स्मॉल लेटर D। अभी भी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट्स रहेंगे, दैट विल बिकम मच मोर क्लियर व्हेन यू विल अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल। ओके, तो तुमको याद रखना है वेल्स करेक्शन फैक्टर, व्हेन क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है स्पेशली कि तुमको कंसीडर करना है स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द कॉइल, ठीक है, तो तुमको के का लिए ये फॉर्मूला लिखना है 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C। ओके, सो दिस इज वेल्स करेक्शन फैक्टर। इट कंसीडर्स द स्ट्रेस ड्यू टू radius due to curvature of the coil। okay, ओके ना, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी मैंने मेरे इसमें सारे ही फॉर्मूलेज शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगर तुम लोगों ने पहले नहीं लिखे मेरे साथ तो अभी लिखते चलो। सॉलिड हाइट और सॉलिड लेंथ, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एन डैश टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, डी स्मॉल लेटर डी डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, सो एल एस बिकम्स एन डैश इंटू डी। फ्री लेंथ एल एफ से प्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर फॉर्मूले में डेल्टा मैक्स आता है, दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द कॉइल। फॉर्मूला इज एन डैश डी प्लस डेल्टा मैक्स प्लस 0.15 डेल्टा मैक्स। स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल लेटर सी, नो यूनिट। Let capital letter D mean diameter of the spring coil, so C becomes D upon D। okay, now next stiffness or spring rate, spring constant, so capital letter S। हाँ, स्टिफनेस क्या होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ओके, सो लोड कैपिटल लेटर W अपॉन डेल्टा डिफ्लेक्शन। पिच के लिए फॉर्मूला होता है फ्री लेंथ LF अपॉन N डैश -1। यू शुड लिस्ट आउट ऑल दिस फॉर्मूलाज इन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट इज पिच। हाँ, पिच के लिए फॉर्मूला हमने प्रीवियस पेज पे भी ये कवर हुआ। उसके बाद ये जो मैंने टेबल अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले जो एक्सप्लेन किया वही टेबल है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स, ये दोनों का क्या रिलेशन रहेगा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंड ऑफ द स्प्रिंग। okay, now next is now here actually our main formulas on in which we are going to solve the numerical। वो formulas अभी यहाँ से शुरू होते हैं, बट उसके लिए तुमको complete list ये अल्फ़ाबेट्स की सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कुछ अल्फ़ाबेट्स पहले के formulas में कवर हो गए और कुछ नए हैं, ठीक है, तो हम वो देखेंगे 1 by 1। now let capital letter D is mean diameter of the spring coil। पूरी coil का spring का जो मेन diameter होता है बड़ा वाला, वो कैपिटल लेटर D measured in millimeter। स्मॉल लेटर डी डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर जिससे कॉइल बना हुआ है, दैट इज स्मॉल लेटर डी, स्मॉल मिलीमीटर में मेजर होता है। स्मॉल लेटर एन नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आने वाला है आगे फॉर्मूले में, सो स्मॉल लेटर एन। कैपिटल लेटर जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर स्प्रिंग मटेरियल,
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तुम लोगों ने सॉम में ये सीखा है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. कैपिटल लेटर डब्ल्यू एक्सियल लोड ऑन द स्प्रिंग. नाउ टाउ maximum shear stress induced into the wire. Okay, tau is maximum shear stress. Capital letter C spring index D upon D. Okay, small letter P pitch of the spring coil, it is also measured in millimeter. Delta is axial deflection of the spring measured in millimeter. Tau 1 is torsional shear stress due to capital letter W. Tau 2 direct shear stress due to capital letter W. Now Ks shear stress factor 1 plus 1 upon 2C. ओके, शेयर स्ट्रेस फैक्टर अगर अज्यूम करने बोला तो वहाँ पे के एस आएगा, एंड वेल्स करेक्शन फैक्टर बोला तो वहाँ पे ये वाला के आएगा, और फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है. के एस इज 1 plus 1 upon 2C एंड कैपिटल लेटर के वेल्स करेक्शन फैक्टर इज 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 divided by C, where C is spring index. Okay, now tau is maximum shear stress. ओके ना, देखो कितने टाउ है मैक्सिमम शेयर, ये मैंने टाउ डबल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो तुम एक ही बार लिखो. टाउ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, टाउ 1 टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस ड्यू टू कैपिटल लेटर डब्ल्यू, एंड टाउ 2 डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस ड्यू टू कैपिटल लेटर डब्ल्यू. ओके, नाउ टाउ 1 और टाउ 2 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है. जनरली कैलकुलेशन में ऐसे टाउ 1 या टाउ 2 अलग अलग नहीं पूछता है न्यूमेरिकल में. न्यूमेरिकल में डायरेक्ट टोटल शेयर स्ट्रेस पूछता है. टोटल ये जो है ना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये इसके लिए ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन में. तो यू शुड रिमेंबर टाउ 1 टाउ 2 का फॉर्मूला तुम लोग लिखो, बट ये जनरली न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होते. न्यूमेरिकल में क्या यूज़ होता है, ये वाला फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू के एस इंटू 8 इंटू डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब. ओके, ना डी अपॉन डी जो है वो सी होता है, इसीलिए यहाँ पे एक बार डी अपॉन डी की जगह पे सी लिखा, तो फॉर्मूले में कैपिटल लेटर जी जो है डी जो है उसकी जगह पे सी आ जाता है, और फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है. वो क्या चेंज होता है, नीचे डी का जो यहाँ पे क्यूब था यहाँ डी स्क्वायर बन जाता है. ठीक है, तो तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, तुम लोग ये पहला वाला ही फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा. तुमको तो ये पता ही है कि सी इज़ डी अपॉन डी, तो वो वहाँ पे तुम पुट करके सेकेंड फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, ना ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब क्वेश्चन में के एस दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेस फैक्टर. ठीक है, नाउ इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट कंसीडर द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर, देन द फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ, ऊपर और से नीचे के फॉर्मूले में सिर्फ के एस की जगह पे के आ गया है. के जो है वो स्ट्रेस के एस जो है वो क्या था, शेयर स्ट्रेस फैक्टर था, और उसके लिए फॉर्मूला है 1 plus 1 upon 2C, एंड कैपिटल लेटर के सिर्फ के क्या है, वेल्स करेक्शन फैक्टर है, और उसके लिए फॉर्मूला है 4C minus 1 upon 4C minus 4 plus 0.615 डिवाइड बाय C. ठीक है, सो अगर स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर भी कंसीडर करना है तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना है, और अगर नहीं करना है तो ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना है. तो ओनली डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूलेज के एस की जगह पे यहाँ पे के आ गया है, और के एस और के ये दोनों के लिए फॉर्मूलेज टोटली डिफरेंट है. नाउ डिफ्लेक्शन, नेक्स्ट मेन कैटेगरी ऑफ द फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग. ठीक है, तुम ये फॉर्मूलेज नोट करो, हर एक अल्फ़ाबेट का मीनिंग समझो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन डेटा पढ़ने के बाद ये तुमको ही पता करना है कि कौन सा वाला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और कौन सा वाला अल्फ़ाबेट अननोन है. ओके, सो डिफ्लेक्शन ऑफ अ हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम लोग डेल्टा से बताते हैं. ठीक है, देखो उसके लिए मैंने वहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है 8 इंटू डब्ल्यू डी क्यूब इंटू एन अपॉन जी इंटू डी रेज टू 4, और यहाँ पे भी अगर डी अपॉन डी की जगह पे सी पुट कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग इंडेक्स पुट कर दिया, तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे वो उसके आगे मैंने लिखे. नाउ डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न पूछता है, तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा अपॉन एन. तो ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने एडजस्ट किया, एन का साइड चेंज किया, उसको डेल्टा के साथ लिया है, तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया है. ठीक है, एंड द फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस. ठीक है, नोट डाउन दी फॉर्मूलेज एंड रिमेंबर द फॉर्मूलेज. द कंप्लीट कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूलेज. ठीक है, क्वार्टर जॉइंट या नकल जॉइंट जैसा यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूलेज है, एंड गिवन डेटा पहचान ली, फॉर्मूलेज में डाल दी, अननोन वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट हो जाती है.
Now next is energy stored in helical spring of a circular wire. Now कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कितना एनर्जी स्टोर किया है. एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यू अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उसका यूनिट बन जाता है न्यूटन मिलीमीटर. ओके ना इसके लिए हमारे फॉर्मूले में जो नए अल्फ़ाबेट्स आने वाले वो मैं वहाँ पे बता देती हूँ. कैपिटल लेटर वी लेट द वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग वायर. ना वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग वायर ये कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वायर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्प्रिंग वायर. ठीक है, उसका फॉर्मूला देखो मैंने यू के भी नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है. वी वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग वायर क्या है, पाई इंटू डी एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर. ओके यहाँ से v मिलता है, उसको इस फॉर्मूले में तुम पुट करके देन अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे कैपिटल लेटर u मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन हेलिकल स्प्रिंग जो है वो कितना रहेगा वो बताया. एनर्जी स्टोर्ड इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर, उसके लिए फॉर्मूला u इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इंटू जी इंटू वी. ओके यहाँ पे k जो है वो वेल्स करेक्शन फैक्टर है, कैपिटल लेटर g इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्प्रिंग मटेरियल. ओके एंड कैपिटल लेटर v इज द वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग वायर एंड वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पे नीचे v का लिखा हुआ है. ओके नाउ द लास्ट फॉर्मूला, लास्ट स्टेप फॉर दिस लेक्चर इज फॉर्मूला नंबर 10. व्हेन अ लोड p ड्रॉप्स ऑन अ स्प्रिंग थ्रू अ हाइट h. अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल आया जिसमें स्प्रिंग के ऊपर लोड जो है वो सिंपली उसके ऊपर उसको लोड नहीं करता है बल्कि एक हाइट से ड्रॉप होता है, तो फॉर्मूले में तो उस टाइम एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा. इट इज़ द केस ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग. ओके नाउ मैंने लास्ट में क्या किया है, यहाँ पे ये लिस्ट क्वेश्चन जो है वो लिस्ट किए. क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लिस्ट किए है मैंने. डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे जो क्वेश्चंस अब तक के आई स्कीम में पूछे हुए मैंने वो, और रिसेंट कोई जी के स्कीम का पेपर जो मैं हमेशा जैसे लिस्ट आउट करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे स्प्रिंग के लिए भी लिस्ट आउट किया. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेल्स फैक्टर. सिग्निफिकेंस क्या है, इट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर. कर्वेचर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है इनटू द स्प्रिंग कॉइल, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड थ्रू द वेल्स फैक्टर, वेल्स करेक्शन फैक्टर. Okay, list the desirable properties of the spring material. Write the equation with Wahl's factor used for design of helical coil spring. 2 मार्क्स के लिए फॉर्मूला पूछा. इक्वेशन. क्लासीफाई द स्प्रिंग्स. डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग्स. फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, स्प्रिंग रेट एंड स्प्रिंग इंडेक्स. ये सारे के सारे मैंने तुमको बताए हैं. स्टेट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रिंग. बहुत सारे एप्लीकेशन तुमने जो टेबल में मैंने स्टार्टिंग में लिया था फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, तुम वो लिख सकते हो और या अपने मन से भी जो तुमको पता है वो भी लिख सकते हो. एक्सप्लेन विद नीट स्केच कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द लीफ स्प्रिंग. ये मैंने तुमको वर्ड्स में एक्सप्लेन की थी और जो मैंने स्लाइड्स ली उसके अंदर उसका एक्सप्लेनेशन रिटर्न में भी वहाँ पे अवेलेबल है. राइट द इक्वेशन विद वेल्स फैक्टर यूज फॉर डिज़ाइन ऑफ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग. स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ ईच टर्म इन द इक्वेशन. वेल्स फैक्टर की इक्वेशन लिखनी है, वो 4c माइनस, देखो नीचे फॉर्मूला दिख रहा है उसका, 4c माइनस k इज इक्वल टू 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 अपॉन c. ओके ना उसके नीचे से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं. ये पहला वाला जो न्यूमेरिकल है ये जी स्कीम का 4 मार्क्स वाला है, और इसके बाद वाली स्लाइड में जो न्यूमेरिकल्स है आगे मैंने 3 और न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है. ये सारे के सारे 6 मार्क्स के और सारे के सारे आई स्कीम के हैं. सो तुम्हारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 12, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है. उसमें तुमको ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो है ये डिज़ाइन करने. ओके सो व्हाट आई विल डू मैं मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं ये तीनों न्यूमेरिकल्स जो ये डिज़ाइन जो हम करेंगे, और यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 12 के डिज़ाइन केसेस बन जाएंगी, ठीक है. मेरे पास मुझे अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट नंबर 12 का एम देना है, वो एम और साथ में ये न्यूमेरिकल्स का डिज़ाइन, इसका पूरा सोल्यूशन मैं ये एक साथ नेक्स्ट मेरे लेक्चर में करूँगी. ओके सो गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. जो मैंने तुमको बोला है लिख के निकालो, राइट डाउन करो, वो सब अच्छे से लिखो, फॉर्मूलेज लिस्ट आउट करो, हर एक अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग उसकी यूनिट के साथ में लिखो. सो अंडरस्टैंडिंग एंड टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स विल बिकम ईजी.